ऑलराइट, इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखे थे, इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, किसके आधार पर, पूरे सिस्टम के आधार पर। दूसरे हमने सब सेल्यूलर, सेल के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पर देखे थे। तीसरी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस के आधार, यानी कि मॉलिक्यूल्स में और बायोकेमिकल्स में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पर हम एजिंग को डिफाइन आसानी से कर सकते हैं, राइट, कि एजिंग किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है इन सिस्टम्स पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमैटिन की बात करते हैं यहां पर सबसे पहले। क्रोमैटिन किससे मिलकर बनता है, नॉर्मली बात करें तो प्रोटीन प्लस डीएनए, इन दोनों से मिलकर क्रोमैटिन पदार्थ बनते हैं। दूसरी बात जब हम करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोटीन संरचना है, राइट, जो प्रोटीन संरचना है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन डीएनए के साथ मिल सकते हैं। एक होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, दूसरे होंगे नॉन हिस्टोन प्रकार, राइट, हिस्टोन प्रकार के, नॉन हिस्टोन प्रकार के प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं डीएनए के साथ। अब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स का जमाव भी वहां पर बढ़ता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ ज्यादा आकर बाइंड करते हैं एज के साथ साथ। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली जब डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, तो रेप्लिकेशन के समय पर, यानी कि उसे नई कॉपी बनानी है, उस समय पर उसके पास एक टेम्पलेट उपस्थित रहना चाहिए, उसी को पढ़कर वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, नई कॉपी बनाता है। ये चीज क्लियर है हमें। तो ये टेम्पलेट कैसे मिलता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड रहता है, तो हिस्टोन को वो हटा देता है, रिमूव करता है एंजाइम, और इसी के कारण यहाँ पर एक टेम्पलेट अवेलेबल रहता है और उसको पढ़कर वो उसको रेप्लिकेशन कर लेता है, आसानी से कर लेता है, न्यू कॉपी बना लेता है। लेकिन अगर हिस्टोन ज्यादा उपस्थित होगा तो ये यहाँ से हट नहीं पाएगा, और ये अगर यहाँ से नहीं हट पाएगा तो रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी, टेम्पलेट नहीं मिल पाएगा, तो रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो नए सेल्स, नया डीएनए, न्यू डीएनए सिंथेसाइज ही नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, उसका निर्माण ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि न्यू डीएनए जो है वो नहीं बने। ठीक है, नए डीएनए का कोई भी संरचना हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, जब भी टेम्पलेट अवेलेबल होता है तो किस प्रकार से अवेलेबल होता है, हिस्टोन जो है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन की क्रिया होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है। तो इन क्रियाओं के द्वारा हिस्टोन क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है और डीएनए को छोड़ देता है। ठीक है, तो डीएनए से एक टेम्पलेट आसानी से आ जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम बोल रहे हैं एज के साथ इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो यहाँ पर एसिटाइलेशन की क्रिया ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा लेकिन एसिटाइलेशन नहीं हो पाएगा, और ये नहीं हो पाएगा तो ये सारी क्रियाएं हो ही नहीं पाएंगी, अलग ही नहीं
अब जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सपोज हमारे पास ये डीएनए उपलब्ध है, अवेलेबल है, ठीक है, डीएनए अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट होने लग जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल रहता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होने लग जाती है और इस प्रकार से रेप्लिकेशन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हिस्टोन प्रोटीन अटैच रहेगा, रुका हुआ रहेगा, इसे बांध कर रखेगा तो वहां पर इस तरह की कोई क्रिया नहीं दिखेगी, क्योंकि हिस्टोन का अटैचमेंट जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से, जैसे सपोज ये डीएनए बाइंडेड है, तो इस प्रकार से हमें हिस्टोन का अटैचमेंट देखने को मिलता है। यानी कि हम न्यूक्लियोसोम मॉडल जब देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल जब देखते हैं तो वहां पर हम हिस्टोन का अटैचमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से अटैच रखते हैं और बांध कर रखते हैं डीएनए, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित है। तो क्लियर ये चीज कि क्रोमैटिन में अगर हिस्टोन हटेगा डीएनए से तो ये सारी क्रियाएं वहां पर होती हैं, लेकिन हिस्टोन की मात्रा क्योंकि एज के साथ ज्यादा हो रही है तो एज के साथ ज्यादा होने के कारण वहां रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं हो पाती, और अगर हम बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन की क्रिया ही नहीं हो पा रही है तो वहां पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि टेम्पलेट अवेलेबल नहीं रहेगा, और टेम्पलेट अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो वहां पर ऐसी कोई क्रिया देखने को हमें नहीं मिलेगी, राइट। एक चीज और जो हम यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए में हमें कौन से सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, काफी हद तक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे सीक्वेंसेस देखने को ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात ये कि चलो डीएनए फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन हिस्टोन के कारण डीएनए रिपेयर भी नहीं हो पाता, एज के साथ साथ ये भी क्रिया काफी कम हो जाती है, क्योंकि डीएनए के लिए वहां पर रिपेयर के लिए काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेजेस होते हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि धीरे धीरे एंजाइम्स क्या हो रहे, कम हो रहे, ठीक है, उनकी मात्रा में कमी आ रही है आयु के साथ, तो ये रिपेयर वाली क्रिया भी डीएनए में आसानी से नहीं हो पाती, एज के साथ धीरे धीरे कम, और रिपेयर में काफी जरूरी होता है डीएनए, ठीक है, अदरवाइज काफी ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे क्रोमैटिन की। दूसरी बात हम करते हैं क्रोमैटिन के बाद एंजाइम्स। जब भी हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है। इसके अलावा दूसरे और एंजाइम्स भी उपस्थित रहते हैं। लाइसोजाइम, कैथेप्सिन। ठीक, तो ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो हैं इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की, एल्केलाइन फॉस्फेटेज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की और टायरोसिन एसिटाइल फॉस्फेटेज की या ट्रांसफरेज। तो इन सभी एंजाइम्स में हम क्या देखते हैं, एक ही चीज देखने को मिलती है कि ये एजिंग के साथ साथ हमें कम होते हुए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, तो यहाँ पर इन सभी एंजाइम्स की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे एंजाइम्स की, एल्डोलेज, लाइसोजाइम, वो भी जो किडनी में, वृक्क में उपस्थित रहता है, कैथेप्सिन, इनकी हमें मात्रा एजिंग के साथ साथ बढ़ती हुई दिखती है। ठीक है। ऊपर वाले सारे कम होंगे एज के साथ, नीचे वाले सारे एज के साथ क्या हो रहे हैं, इनके साथ बढ़ रहे हैं, मात्रा इनकी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एजिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं कि एजिंग या सीनेसेंस है, जीर्णता है, उसको बढ़ा रहे हैं, या इनके कारण ही एजिंग हो रही है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आसानी से वहां हम ये चीज बोल सकते हैं। एक चीज और देखने को जो हमें मिल रही है वो ये है कि इनकी मात्रा अलग अलग तरह से कम या बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे बहुत अच्छे रेट से कम ही हो या बढ़े। ठीक, एक एंजाइम हमारे पास आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये काफी इंटरेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये हमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की, तो इसे हम LDH के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी हमें 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार से ये एंजाइम हमें देखने को आसानी से मिलता है। जैसे अगर हम बात करें ठीक है, ये 5 टाइप्स एंजाइम के देखने को मिलते हैं और इन्हें हम LDH फर्स्ट, LDH सेकेंड, LDH थर्ड, LDH फोर्थ और LDH फिफ्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, A4, B4 और बाकी 3 सब यूनिट्स आपस में इस तरह से मिलकर बनते। एक चीज जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये भी है कि ये जो है B4 जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये हमें एम्ब्रियो अवस्था में या चाइल्ड अवस्था में देखने को मिलता है, जब बिल्कुल बच्चे हो। जैसे जैसे ओल्ड एज में आएंगे तो कोई दूसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो इस तरह से इसमें परिवर्तन होता रहता है यहाँ पर। और ये 5 प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के डिहाइड्रोजनेज कार्य करते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे एंजाइम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप की, इसे हम बोलेंगे अदर प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरे प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। पहली बात करेंगे हम इलास्टिन की, फिर हम बात करेंगे कोलेजन की, फिर हम बात करेंगे एक्टिन, मायोसिन की। तो इस प्रकार से
अलग अलग प्रकार की प्रोटीन संरचनाएं हमारे पास देखने को हमें मिलती हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि काफी सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। मात्रा में कम क्यों हुए? क्योंकि हमने बोला न्यूक्लियस कम हो रहा है, तो डीएनए भी कम होगा क्योंकि रेप्लिकेशन भी कम हो रहा है, राइट। नया डीएनए बन नहीं रहा है, डीएनए कम हो रहा है तो हमने बोला था आरएनए भी कम हो रहा है, और इसी के कारण राइबोसोम जिसके ऊपर प्रोटीन बनता है वो भी कम होगा। तो प्रोटीन की संरचना ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम ही होगी ना। जब हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है तो ये भी कम ही होगा, क्योंकि सब्सटेंसेस धीरे धीरे आयु के साथ क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, मात्रा में उनकी कमी आ रही है। तो इस तरह से हम बात करेंगे इलास्टिन की, उसमें कमी दिखेगी, एक्टिन मायोसिन में भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए मसल स्ट्रेंथ काफी कम हो सकती है। अब हम कोलेजन की बात करते हैं, ठीक है। इसने हमें बोला कि ये स्किन के नीचे व्यवस्थित रहता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी करते हैं कि स्किन में इसके कारण बदलाव आ रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि कोलेजन जो है यहाँ पर, क्योंकि स्किन के नीचे उपस्थित है, तो ये क्या करता है? क्रॉस लिंक बनाता है एज के साथ साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यहाँ पर कोलेजन के फाइबर्स में क्रॉस लिंक बनना शुरू होता है, यानी कि क्रॉस के वे में ये अपने बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जो बॉन्डिंग करनी है इन्हें, ये क्रॉस वे में करते हैं, सीधी बॉन्डिंग नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो त्वचा है उस तक सारे पोषण पदार्थ जो होते हैं, न्यूट्रिशंस जो होते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्रॉस लिंक है तो अंदर तक न्यूट्रिशन, पोषण पदार्थ परिवहन ही नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और अगर पोषण पदार्थ यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तो त्वचा कैसी हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी। पहली बात तो क्रॉस लिंक के कारण ढीली पड़ रही है। दूसरी बात, क्योंकि त्वचा तक पोषण नहीं पहुंच रहा तो इसके कारण वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, ठीक है। इतनी स्ट्रेच्ड, इतनी खिंची हुई हमें नहीं दिखेगी, बिल्कुल लूज, रिंकल्स पड़ जाएंगे। चाहे हम यहाँ की स्किन की बात करें, चाहे हम गायों के यहाँ पे स्किन की बात करें, तो एज के साथ लूजनिंग आती है, क्योंकि कोलेजन में क्रॉस लिंक, क्रॉस बॉन्डिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोलेजन में चेंज आता है, न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाते, ऑक्सीजन की आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए त्वचा में काफी परिवर्तन कोलेजन के कारण आता है। और हमने ये भी बोला था कि क्योंकि नीचे फैट जो होता है, वसा जो होता है, वो वहाँ पे डिपॉजिट होना कम हो जाता है, इस क्रॉस लिंक के कारण वसा वहाँ पर नहीं रुकता है, तो इसके कारण भी पतली हो जाती है, स्किन बहुत थिन सी हो जाती है, एक लेयर के समान हो जाती है। चौथी हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्मोन्स। अब हम बोल रहे हैं कि काफी सारे हॉर्मोन्स जो हैं आयु के साथ बदलते हैं और इनकी मात्रा में काफी ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। तो हॉर्मोन्स की मात्रा में कमी किस किस प्रकार से हो सकती है? जैसे हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि LH काफी कम हो जाता है, FSH काफी कम हो जाता है, ICSH काफी कम हो जाता है, ठीक। ग्रोथ हार्मोन काफी कम हो जाता है, जिससे इंसुलिन में भी कमी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं काफी सारे हार्मोन में कमी आती है। अब हम बोल रहे हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो यहां से थायरोक्सिन भी कम स्रावित होगा।
ऐसे हम एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात करते हैं, इसमें कमी आएगी तो एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंडाइसोन, इसके अलावा एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इन सब में भी कमी देखने को मिलेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम स्रावित होगा, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में कम स्रावित, एफएसएच कम होगा तो हमारे इन हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ेगा और फॉलिकल्स में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो इंसुलिन भी कम बनेगा और ग्रोथ काफी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, वहां पर वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी काफी कम हो जाएगा, तो उसमें भी कमी देखने को, यानी कि हम ये बोल रहे कि सारे हार्मोन्स जो हैं ग्रोथ के साथ साथ, एज के साथ साथ कम स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन्स का स्रावन काफी कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी नीड नहीं पड़ती हार्मोन्स को स्रावित होने की और रेगुलेट करने की चीजों में, तो वहां पर नियंत्रण की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि थर्ड पार्ट जो है वो मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस में किस तरह से इफेक्ट डालता है, ये चीज हमने देखी। चौथी हम बात करेंगे यहाँ पर, फोर्थ टाइप जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसकी हम बात करते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंज, यानी कि बदलाव कहाँ हो रहा है, कोशिकाओं के बाहर। पहली बात तो ये हम बोल के चलते हैं कि ये कोशिकाएं हैं, तो इनके बाहर का जो आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, फ्लूइड उपस्थित रहता है, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या बाह्य कोशिकीय द्रव्य। इस द्रव्य में हम बोलते हैं कि काफी आयंस वगैरह उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और उनमें कोशिकाओं में हम मान के चलते हैं कि एक्सचेंज होता है, जो एक्सचेंज की क्रिया है वो यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि आयंस में पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ठीक है, इनकी मात्रा देखने को आसानी से मिल सकती है, कैल्शियम की मात्रा देखने को मिल सकती है। पर हम ये भी बोल रहे हैं कि एज के साथ इसमें बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, बाहर बदलाव आ रहे, तो वो बदलाव क्यों आएंगे, क्योंकि ये कोशिकाएं ही कुछ यहाँ पर सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जो कोशिकाएं उपस्थित हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, ये कोशिकाएं ही बाहर की तरफ कुछ पदार्थों का श्रावण करेगी, सिक्रीशन करेगी, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस वाले भाग में, बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज मिलेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है बाहर का वो बदलेगा, चेंज होगा, जो कि क्या किसके साथ देखने को मिल रहा है, एजिंग के साथ साथ ये बदलाव जो है, ये परिवर्तन, ये चेंज जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है एज के साथ। तो ये सभी क्या हुए, चार प्रकार से हमने इफेक्ट्स देखे एजिंग के कि कैसे प्रभाव एजिंग जो है वो उत्पन्न है। अब एक डिजीज देखते हैं हम, ठीक है, वो काफी ज्यादा अभी बीच में फेमस हुई थी, उसे हम नाम देते हैं प्रोजेरिया। ठीक है, प्रोजेरिया नाम देते हैं। इसे हम अगर नाम देंगे प्रोजेरिया तो इसे हम काल पूर्व जरा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम काल पूर्व जरा कहते हैं कि एज हुई नहीं, उससे पहले ही एजिंग जैसे बड़ी आयु जैसे लक्षण वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उसे नाम दिया गया है प्रोजेरिया। पहली बात तो ये कि ये प्रोजेरिया जो होता है
इसका हमने मूवी में देखा है, अमिताभ बच्चन ने एक रोल प्ले किया है पाव मूवी में, उसमें यही बीमारी उनको होती है प्रोजेरिया वाली, जिसमें वो हम देखते हैं कि दांत बाहर आ रहे हैं, टूटने वाले हैं, बाल काफी ज्यादा उड़ रहे हैं, वाइट हेयर्स आ रहे हैं, स्किन लूज हो चुकी है, इट मीन्स हाइट भी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये सारे जो एजिंग वाले सिम्टम्स होते हैं वो वहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। हम मान के चलते हैं कि प्रोजेरिया में 13 इयर्स तक ही वो जीवित रहता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि 13 इयर्स ही उसकी लाइफ स्पैन है, ये तो हमने बोला, ये भी हमने बोला कि एजिंग के इफेक्ट्स पहले ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि 8 से 20 लाख में इतने पर्सन्स में एक पर्सन को, एक इंसान को ऐसा डिजीज देखने को मिलता है। एक बिहार के अंदर हमने देखा था कि परिवार में 5 लोग थे, पांचों को ये वाला डिजीज था प्रोजेरिया वाला, और उनमें से 4 की मृत्यु हुई, क्योंकि हमने बोला कि इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी एजिंग अगर एज में आ जाएगी तो आगे तक कैसे जीवित रह पाएगा, डेथ तो ऑटोमेटिकली होगी ही वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह की सिम्टम्स देखने को वहां मिलते हैं। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि अभी तक पूरे विश्व में 120 लोग ऐसे मिले हैं जिनको प्रोजेरिया की कंडीशन है, मतलब ज्यादा नहीं है नंबर, पर नंबर तो है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि संख्या ज्यादा नहीं है पेशेंट्स की, पर संख्या देखने को तो मिल ही रही है। प्रोजेरिया 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है वर्नर्स सिंड्रोम के नाम से, जिसके के अंदर हम बोलते हैं कि इसे क्योंकि ऑटो वर्नर ने डिस्क्राइब किया था इसलिए इसका नाम है वर्नर्स। इसको हम प्रोजेरिया एडल्टोरियम के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेरिया एडल्टोरियम या फिर प्रोजेरिया ऑफ एडल्ट। यानी कि हम बोलेंगे कि 20 साल तक सामान्य उसकी रहती है, 20 इयर्स तक सामान्य जीता है, और उसके बाद से एजिंग के लक्षण उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, जो भी लक्षण होते हैं, और वो लक्षण काफी फास्ट, काफी जल्दी विजिबल होते हैं, और 1-2 साल में ही बहुत ज्यादा एजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर थोड़े सालों बाद उसकी डेथ हो सकती है उस पर्सन की आसानी से, क्योंकि जब एजिंग देखने को मिल जाती है तो अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे डेथ। दूसरा प्रकार जो है एजिंग का वो ये है प्रोजेरिया का हचिनसंस गिलफोर्ड। अब क्योंकि इसे हचिनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम है हचिनसंस गिलफोर्ड। इन्होंने ये बताया कि ये बाय बर्थ है, ठीक है, बचपन से ही है, यानी कि 1 साल का बच्चा है उसमें भी ये डिजीज देखने को, मतलब ओल्ड एज के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओल्ड एज के जितने भी हम बोलेंगे सिम्टम्स होते हैं वो सभी यहाँ पर विजिबल, और उनके विजिबल होने के कारण ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो काफी जल्दी एजिंग कर जाएगा, ठीक है, और 12 इयर्स तक तो उसकी डेथ ही हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो 2 प्रकार से हुआ, एक एडल्ट स्टेज में आ रहा है प्रोजेरिया, एक कौन सी स्टेज में आ रहा है, यंग बिल्कुल बर्थ स्टेज में, चाइल्ड स्टेज में आ रहा है, इसलिए इसे हम वर्नर सिंड्रोम और हचिनसंस गिलफोर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि एजिंग के सिम्टम्स हमें पता है कैसे होते हैं, अभी हमने इतने सारे सिम्टम्स देखे हैं, तो वैसे ही सारे सिम्टम्स यहाँ भी हमें देखने को मिलेंगे प्रोजेरिया, ठीक है। इसको आप पाव मूवी से याद रखना कि इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, जल्दी ही एजिंग आ जाए। रीजन क्या होगा, वाई, ऐसा क्यों है
कि इतनी जल्दी ये सब चीजें देखने को मिल रही, कुछ तो एरर रहा होगा अंदर। तो वो रीजन कहलाता है हेलिकेज एरर। ठीक है, हेलिकेज जो होता है उसमें त्रुटि आ जाती है जिसके कारण प्रोजेरिया होता है। हेलिकेज का कार्य क्या होता है, हमारे जो डीएनए और आरएनए हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, यानी कि उनको अलग करना। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं कि बीच में, इन बॉन्ड्स को अलग करने का कार्य होता है ताकि आसानी से रेप्लिकेशन की क्रिया हो सके। अब जब हेलिकेज में ये त्रुटि होगी तो ये अलग नहीं हो पाएंगे, मेल्टिंग नहीं हो पाएगी, और अगर मेल्टिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। और रेप्लिकेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन रेट कम हो गया है। दैट मींस कि वहां पर एजिंग आ चुकी है। ठीक है, चीजें कम क्यों हो रही है, क्योंकि आयु बढ़ रही है, एजिंग जैसे सिम्टम्स देखिए, इसलिए हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि वहां पर एक WS जीन होता है जो हेलिकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जीन जो होता है इसमें कुछ फंक्शनैलिटी लॉस आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण हेलिकेज एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम प्रोजेरिया नाम देते हैं। अपन ने एक चीज और पढ़ी थी वहां पर, हमने बोला था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो अगर डीएनए के साथ एज के साथ साथ कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले डीएनए आसानी से हम अलग कर सकते थे दो अलग अलग टेम्पलेट्स में, लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए डीएनए को अब अलग करने के लिए, क्योंकि वो किस प्रोटीन से भी अटैच है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो वहीं हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हेलिकेज में अगर एरर है तो ये चीजें अलग ही नहीं हो पाएंगी ना, अलग नहीं हो पाएंगी तो डीएनए आरएनए कहाँ अलग हो पाएंगे हमारे, और उनके अलग नहीं होने के कारण तो आसानी से हम देखेंगे कि इस प्रकार की चीजें, एजिंग, प्रोजेरिया जैसी चीजें, बीमारियां देखने को मिल सकती हैं हमें।